तो आज हम बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हमने क्या पढ़ा था? हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड, कैसे वो फॉर्म होते हैं, उसके लिए हमने बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सो आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका मतलब हो गया है कि जो हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर नहीं होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। दैट मींस हर तरफ से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है। बच्चों बात क्लियर है यहां तक? इन आयोनिक कंपाउंड ए डेफिनेट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप ये NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? अगर मैं किसी भी एक NaCl की बात करता हूं तो उसकी चारों तरफ क्या है? NaCl ही NaCl प्रेजेंट है। दैट मींस इसके अंदर कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड मेरा नॉन डायरेक्शनल होता है। बात क्लियर है? और ये क्रिस्टल लैटिस इस बात का एग्जाम्पल है कि हमारा आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। बात समझ में आई यहां तक? सेकेंड प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, अगर आयोनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है, उसके अंदर केवल और केवल क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? केवल और केवल इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं NaCl की, तो NaCl क्या है? NaCl एक है इंपेरिकल फॉर्मूला है। क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं, क्या कभी आपने Na2Cl2 पढ़ा है, Na3Cl3 पढ़ा है कभी आपने? नहीं, ये सब नहीं पढ़ा, क्योंकि ये क्या है? ये एक तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट उनके रेशियो को काटकर हमेशा NaCl फॉर्मेशन कर दिया जाता है। दैट मीन्स हमेशा इंपेरिकल फॉर्मूला ही लिखा जाता है आयोनिक कंपाउंड्स का। बात क्लियर है यहां तक बच्चों? अब मैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, फिजिकल स्टेट, कि आयोनिक कंपाउंड होते हैं मेरे, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड। वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। और क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, क्रिस्टल जैसे होते हैं। और मैं बात कर दूं, ब्रिटल होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं फोर्थ प्रॉपर्टी की, कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। सो इन आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग अपोजिटिवली चार्ज आयन। क्या बोला मैंने? क्या बोला? आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं मेरे, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसकी होने की वजह से उनके अंदर उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दैट मींस उनको बॉयल करने के लिए या फिर उनको मेल्ट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। समझ में आया यहां तक? अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी की। ये सब किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम? आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी में पाई जाती है। कंडक्टिविटी की मैं बात करता हूं, इट डिपेंड्स ऑन आयोनिक मोबिलिटी। किसके ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टिविटी? वो डिपेंड करता है आयोनिक मोबिलिटी, या मैं बोल दूं आयोनिक ट्रांसफर। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? मोबाइल मतलब मूव करना। किसी भी आयंस का मूव करने को हम बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी। उसके ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। अगर मैं बात करूं कोई सॉलिड स्टेट के अंदर है मेरा आयोनिक कंपाउंड, तो वहां पर कोई भी फ्री आयंस नहीं होंगे। दैट मींस नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट। सो इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वहां पर कोई फ्री आयंस नहीं होंगे तो वो फ्री आयंस क्या मूव कर पाएंगे? नहीं। अगर फ्री आयंस ही नहीं है वहां पर, तो वहां पर मूवमेंट नहीं होगा। और अगर आयोनिक मोबिलिटी वहां पर नहीं है तो वो बैड कंडक्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। बात समझ में यहां तक बच्चों? अगर मैं बात करता हूं एक्वस स्टेट की, किसकी? अगर मैं बात करता हूं एक्वस स्टेट की, देन देयर इज ए फ्री आयंस। एक्वस स्टेट मतलब वाटर के अंदर अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर दे तो वहां पर फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे, और फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहां आयंस के मूवमेंट की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इसलिए हम बोलते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया यहां तक? अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं मेरे, वो हाईली सॉल्युबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट। जो मेरे पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जिन सॉल्वेंट के अंदर पोलरिटी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर हाईली सॉल्युबल होते हैं। बट अगर मैं बात करूं नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिनके अंदर पोलरिटी नहीं होती है, उनके अंदर वो लेस सॉल्युबल होते हैं। अब इसको हम समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी कैसे होती है। When an ionic compound is dissolved in water, मान लीजिए कोई भी मेरा एक आयोनिक कंपाउंड है, मान लीजिए मैं NaCl की ही बात करता हूं, उसको अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, then it will attract the अपोजिट आयन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो फिर वो क्या करता है? वो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अपोजिट आयन को क्या करता है?
अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, जो क्लोरीन है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो जो सोडियम होगा वो क्या करेगा, वाटर के अंदर जो नेगेटिव पार्ट होगा, कौन सा नेगेटिव पार्ट होगा, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपने चारों तरफ ऑक्सीजन को अटैच कर लेगा। बात क्लियर है। इसी तरह अगर मैं Cl की बात करता हूं तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो वाटर के अंदर जो 2 H+ होते हैं उनके साथ अपने ऊपर वाटर को ऐड कर लेगा। बात समझ में आई। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यहां पर होती है हाइड्रेशन। क्या होती है, मतलब किसी भी आयोनिक कंपाउंड को हमने अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। और ड्यू टू दिस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। और ये सब जो हो रहा है, मतलब नेगेटिव आयन का सोडियम के ऊपर लगना और पॉजिटिव आयंस का क्लोरीन के ऊपर लगना, ये होती है हाइड्रेशन प्रोसेस। और यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। बात क्लियर है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इफ दिस एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी देन द कंपाउंड विल डिसोशिएट इनटू आयंस। क्या बोला मैंने, अगर ये जो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी है, दैट मींस NaCl को अलग करके आपने Na के ऊपर वाटर जोड़ा है, Cl के ऊपर वाटर जोड़ा है, अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुई किससे, उसकी लैटिस एनर्जी से, दैट मींस इनके फॉर्मेशन से, NaCl के फॉर्मेशन से ज्यादा इनकी हाइड्रेशन एनर्जी हुई, तो ये आयन क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। दैट मींस वो आयंस फॉर्म में आ जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। बात क्लियर है। दैट मींस अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो मेरा कंपाउंड सॉल्यूबल भी ज्यादा होगा, जो कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर। बात क्लियर है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी आपको समझ में आया। अब मैं बात करता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट फैक्टर की, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। क्या बोला मैंने, जो हमारा हाइड्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्ज ऑफ आयन के। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना ज्यादा प्लस या जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उसका हाइड्रेशन होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मींस वहां से हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा बाहर निकलेगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं Na की। अगर मैं Na के हाइड्रेशन की बात करता हूं तो Na+ में जा सकता है, तो Na+ के अंदर मैं हाइड्रेशन की बात करूंगा तो वो मेरा कम होगा अगर मैं उसको Mg+2 से कंपेयर करता हूं। यहां पर +2 चार्ज है तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, यहां पर हाइड्रेशन ज्यादा होगा, जबकि Na के अंदर क्या होगा, हाइड्रेशन कम होगा। बात क्लियर है। इसी तरह अगर मैं सेकंड फैक्टर की बात करूं, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। क्या बोला मैंने ये बोला है बच्चों कि अगर हाइड्रेशन को मैं साइज से कंपेयर करूं, किसकी, आयन की साइज से कंपेयर करूं, तो जितना बड़ा मेरा साइज होगा आयन का, हाइड्रेशन मेरी उतनी ही कम होगी। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया है। दैट मींस अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो साइज ऑफ एनायन कम होना चाहिए, अगर साइज ऑफ एनायन कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। हम इसको कैसे भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है, समझ में आपको। यहां तक हमने देखा भी है कि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ आयन ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, साइज ऑफ आयन ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हमारी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। बात समझ में, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी की, कि हाइड्रेशन एनर्जी को कहां कहां यूज लिया जा सकता है और किस तरह उससे हम बाकी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, पहली एप्लीकेशन होगी रेडियाई इन एक्वस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। दैट मींस एक्वस मीडियम के अंदर अगर मैं रेडियाई की बात करूं तो जितनी ज्यादा हमारी हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ही उसकी रेडियाई हो जाएगी। बात क्लियर है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जब होगी उसके अंदर जितनी ज्यादा, वो उतना ही बड़ा वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास ऐड करता हुआ चला जाएगा और उसकी रेडियाई बढ़ती चली जाएगी एक्वस मीडियम के अंदर। बात क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं एल्कली मेटल के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा एक्वस मीडियम के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा Li+ जो होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगा। फिर Na+ की मैं बात करूं उसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगा, उसके बाद आ जाएगा मेरा पोटेशियम+, फिर आएगा रुबिडियम+ और उसके बाद आ जाएगा सीजियम+ आ जाएगा मेरा। बात क्लियर है यहां तक। सेकंड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी इन एक्वस मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन।
क्या बोला है मैंने ये बोला है कि अगर कंडक्टिविटी को मैं हाइड्रेशन से कंपेयर करूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा क्यों होगा? जितना ज्यादा हाइड्रेशन हो रखा होगा वहां पर, तो वहां पर जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल हो रखे होंगे तो वहां पर आयन इतनी इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, और अगर आयन इतनी इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल के ऑर्डर की, तो एल्कली मेटल में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी Cs+ की होगी, सीजियम+ की होगी। उसके बाद रुबिडियम+ की होगी, रुबिडियम+ के बाद पोटेशियम+ की होगी, पोटेशियम+ के बाद सोडियम+ की, और सबसे कम होगी लिथियम+ की कंडक्टिविटी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लिथियम को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने पकड़ रखा है, और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने अगर पकड़ रखा है तो वो वहां से इजीली आयंस के फॉर्म में मूव नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं सीजियम की बात करूं तो वहां पर एक ही वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो आराम से मूव कर सकता है। दैट मीन्स वो आयन के फॉर्म में मूव कर सकता है और कंडक्टिविटी शो कर सकता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। बात क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ पे अब तक? तो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस हाइड्रेशन एनर्जी की। तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमने पढ़ा था कि हमारे को हाइड्रेशन एनर्जी समझनी थी, तो हाइड्रेशन एनर्जी समझी, फिर फैक्टर्स देखे कि हाइड्रेशन एनर्जी को कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखे कि उसको कहाँ कहाँ यूज ले लिया हमने। एक हमने कंडक्टिविटी में ले लिया, एक हमने रेडियम में ले लिया, एक्वस मीडियम के अंदर। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। किसकी बात करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी की। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, और लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उस चीज के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं solubility is directly proportional to hydration energy. That means अगर मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, क्या बोला मैंने? अगर मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां पर सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आयन को हम अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं और वहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही है तो वो आयन क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है दैट मींस सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। बात क्लियर है? स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है दैट मींस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहां तक बात समझ में आई? सेकंड फैक्टर की मैं बात करता हूं, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। क्या बोला मैंने? अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्या बोला मैंने? अगर किसी के अंदर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बहुत अच्छा लैटिस बना रखा होगा, दैट मींस एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा होगा, तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम? बिल्कुल ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह सॉल्युबिलिटी होता है, अगर उनने अच्छा लैटिस बना रखा है तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर इतना इजीली डिसॉल्व नहीं होंगे। डिसॉल्व क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत स्टेबल कंपाउंड बना के बैठे हैं। अगर कोई कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है तो इजीली आप उसको तोड़ सकते हैं, बट अगर कोई स्टेबल कंपाउंड बना के बैठा है तो आप उसको इजीली तोड़ नहीं सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी में हमने दो फैक्टर कौन कौन से पढ़े? एक पढ़ा हमने सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस एन आयोनिक कंपाउंड गेट डिसॉल्व इन वाटर व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी। तो कोई भी मेरा आयोनिक कंपाउंड वाटर के अंदर कब डिसॉल्व होगा बच्चों? वो वाटर के अंदर जब डिसॉल्व होगा जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से क्या हो? ज्यादा हो। बात क्लियर है? और हमने सब पढ़ रखा है, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ लिया, उसके फैक्टर्स पढ़ लिए थे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ ली थी, और लैटिस एनर्जी को भी पढ़ लिया था और उसके फैक्टर्स भी पढ़ लिए थे कि किस तरह लैटिस एनर्जी इंक्रीज होती है। बात क्लियर है? तो आई होप आप सबको ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड समझ में आया होगा। थैंक यू।